हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक नॉवेल की समरी जिसका टाइटल है तमस और इसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। तो फ्रेंड्स, ये नॉवेल इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पीरियड पर बेस्ड है, जब पार्टीशन हो रहा था या फिर होने वाला था। उस वक्त लोगों के बीच में कैसा टेंशन था उसके बारे में भीष्म साहनी जी ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बायोग्राफिकल नॉवेल है जहाँ पर भीष्म साहनी जी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जो उन्होंने खुद विटनेस किया था रावलपिंडी में, जो कि वेस्ट पंजाब के प्रोविंसेस में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नॉवेल ओपन्स विथ नाथू एंड नाथू इज कमीशन्ड बाय मुराद अली टू किल अ पिग फॉर वेटरनरी पर्पस। तो नॉवेल की शुरुआत कैसे होती है? नाथू से होती है और नाथू को मुराद अली नाम के एक आदमी ने 5 रुपए का कमीशन देता है कि वो एक पिग को मार के, एक सुअर को मार के उसे दे। और उसका रीजन वो ये बताता है कि वो एक वेटरनरी सर्जन को देगा। वेटरनरी मतलब जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, जो उस पर रिसर्च करते होंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे, उस पर्पस के लिए उसे पिग चाहिए। तो उस जमाने में 5 रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा होता था, उससे बहुत छोटी मोटी नीड्स को पूरा किया जा सकता था। इसलिए नाथू इस काम को करने के लिए रेडी हो गया था। तो ये पिग को मारना इजी नहीं था, नाथू ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके वो पिग को मार पाया और उसने उसे मुराद अली को दे दिया। तो ये सब जब हो रहा था तो सुबह के 4 बज रहे थे। एक तरफ नाथू पिग को मारने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ एक्टिविस्ट थे जो प्रभात फेरी की तैयारी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो पार्टीशन के टाइम का था, जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन था। तो जो ये कांग्रेस एक्टिविस्ट थे, यही केओस को, यही इनर डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहते थे, उससे सेटल करना चाहते थे। तो इसीलिए वो हर जगह पर जाके कहीं साफ सफाई करते थे, तो कहीं पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, तो कहीं पैट्रियोटिक स्पीच देते थे, ताकि लोगों के अंदर जो ये सब केओस है, जो डिस्प्यूट्स है, वो सब खत्म हो जाए और लोग शांति से रहने लगे। तो इस ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनमें थे मेहता जी, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, बख्शी जी, सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, अजीज, कश्मीरी लाल, शंकर, मास्टर रामदास और एक जनरल थे जो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते थे और बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक थे, हमेशा पैट्रियोटिक स्पीच देने के लिए रेडी रहते थे। फिर नाथू अपना काम करने के बाद रोड पे, स्ट्रीट पे ऐसे ही घूमता रहता है, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर बीच में वो ये भी सोचने लगता है कि आखिर वो वेटरनरी सर्जन पिग का करेंगे क्या, लेकिन वो फिर से इस थॉट को डिसमिस करता है, सोचता है मुझे क्या करना है इस चीज़ से। फिर थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्टिविस्ट के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस एक्टिविस्ट को बोलते हैं कि तुमको एडमिट करना होगा, ये जो कांग्रेस लीग है वो सिर्फ हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है। तो ये इशू इन दोनों ग्रुप में कई दिनों से चलता आ रहा है। फिर स्टोरी में रिचर्ड और उसकी वाइफ लीजा, इन दोनों का कॉन्वर्सेशन भी बताया गया है। रिचर्ड एक ब्रिटिश है जो कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर रिचर्ड लीजा को टाउन में हो रहे कम्युनल टेंशन के बारे में बताता है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में टेंशन चल रहा है। फिर वो आगे कहता है पहले ये हिंदू और मुस्लिम मिलके हमारे अगेंस्ट फाइट करते थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, और अब देख लो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। फिर लीजा इस पे कहती है कि इसके पीछे भी इंग्लिशमैन ही रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ये डिफरेंसेस को सॉल्व नहीं किया। तो रिचर्ड कहता है कि हमने इस कम्युनिटी पे ही छोड़ दिया कि तुम लोग आपस के जो डिफरेंसेस है खुद ही सॉल्व करो, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर ये जो कांग्रेस एक्टिविस्ट प्रभात फेरी के लिए निकले थे वो अब इमामदीन मोहल्ला पहुंचते हैं। ये एक मुस्लिम का छोटा सा मोहल्ला रहता है जहाँ पे मुस्लिम के सारे गरीब लोग रहते थे। तो ये लोग वहाँ पर पहुँच के कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, वहाँ के एरिया की साफ सफाई करते हैं, नाला को साफ करते हैं, लोगों के सामने यूनिटी का स्पीच देते हैं। तो कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन कुछ लोग इनको प्रेज करते हैं। तो जब सभी लोग ये सब चीज़ों में बिजी थे, ये कांग्रेस एक्टिविस्ट क्लीनिंग में बिजी थे, तो अचानक से एक टेंशन का माहौल बन जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, अचानक से ये सब होता है। फिर एक आदमी दौड़ते हुए आता है इन कांग्रेस एक्टिविस्ट के पास, उनको प्रेज करता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त आप लोग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप लोग तुरंत के तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो ये लोग अपना काम वहीं पर रोक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में देखते हैं एक मॉस्क के स्टेयरकेस पर पिग का बॉडी पड़ा है, कार्कस पड़ा है। तो ये बॉडी उसी पिग का है जिसे नाथू ने मारा था। तो उसे देख के बख्शी जी बोलते हैं कि इससे पहले कि हिंदू और मुस्लिम के बीच और कोई टेंशन हो, हमें इसे क्लीन कर देना चाहिए। लेकिन मेहता जी बोलते जब हमने ये काम किया ही नहीं है तो हम क्यों क्लीन करेंगे? अगर हम क्लीन करने जाएंगे तो लोगों को लगेगा, स्पेशली मुस्लिमों को लगेगा कि हमने किया है, तो हम नहीं क्लीन करेंगे। लेकिन बख्शी जी अपने डिसीजन पे एकदम फर्म थे। वो और जनरल मिलके उस स्टेयरकेस को क्लीन करते, बॉडी को वहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद इन लोगों को बहुत ही हॉरिफिक सीन देखने मिलता है, जहाँ पर एक गाय भागती हुई आती है और उसके पीछे एक आदमी रहता है। इसे देखकर बख्शी जी एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उनको लगने लगता है कि अब जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। और वो कहते हैं लगता है अब लंबे समय तक हमें आसमान में सिर्फ काइट्स और वल्चर दिखाई देंगे, मतलब कि चील और सिर्फ गिद्ध दिखाई देने वाले हैं। तो काइट्स और वल्चर कब आते हैं? जब उनको कोई लाश दिखाई देता है, कोई बॉडी दिखाई देता है। तो बख्शी जी को यहाँ लगने लगता है अगर राइट्स ब्रेक हुआ
तो जल्द ही आसमान पे सिर्फ काइट्स और वल्चर दिखाई देंगे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। तो वो सेंटेंस ये था, इट सीम्स काइट्स एंड वल्चर विल हॉवर ओवर द टाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब दोनों कम्युनिटी के बीच ऑलरेडी राइट शुरू हो गया है, टेंशन शुरू हो गया है, तो लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं। एक मंदिर था जहाँ पे वीकली सत्संग होता है, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ हिंदू थे, वो अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारे घर में अटैक होता है तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ों का प्लानिंग करते हैं। तो ये ग्रुप में एक वेल नोन मर्चेंट रहता है जिसका नाम होता है लाला लक्ष्मी नारायण। वो सभी लोग से कहता है कि मैं 200 लाठी देने के लिए तैयार हूँ ताकि सभी लोग अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। लाला लक्ष्मी नारायण का एक बेटा होता है 15 साल का जिसका नाम होता है रणवीर। वो एक यूथ ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका लीडर होता है देवव्रत। तो देवव्रत उसे इंस्टिगेट करता है वेपन्स को यूज करने के लिए मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और वो रणवीर को अपने सेल्फ डिफेंस में और अटैक करने की ट्रेनिंग भी देता है। तो रणवीर उसके इन्फ्लुएंस में आके कई इनोसेंट लोगों को भी वो मार देता है। तो राइट्स की रात जिस दिन मतलब दंगा हुआ रहता है, तो रणवीर अपने घर से मिसिंग रहता है और लाला लक्ष्मी नारायण उसे लेके बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई देता है। अब दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन शुरू हो गया है, राइट शुरू हो गया है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, उनका घर जला दे रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर उनकी चीज़ों को चुरा ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए बख्शी जी एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और ये सारे लोग मिलकर डेप्यूटी कमिश्नर के घर जाते हैं। तो इस मीटिंग में जो प्रेजेंट थे उनमें से थे हयात बख्श जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, फिर बख्शी जी थे, फिर मिस्टर हर्बर्ट द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ लोकल कॉलेज, फिर प्रोफेसर रघुनाथ, और इनके अलावा और भी बहुत लोग थे। तो बख्शी जी इनिशिएट करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर को कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि जो टाउन में टेंशन चल रहा है उसे आप कम कर सके, कोई ऐसा स्टेप लो, कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पास करो जिससे टाउन में शांति हो सके, मोहल्ले में शांति हो सके। बख्शी जी ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर जगह जगह पर पुलिस होगी तो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर रिचर्ड इस पर रिप्लाई करता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में आर्मी का कंट्रोल नहीं है, वो पुलिस को भी नहीं बुला सकता। इनफैक्ट वो ये सजेस्ट करता है कि टाउन के लीडर को राउंड पे जाना चाहिए और पीस के लिए अपील करना चाहिए। और इनका ये मीटिंग चलता ही रहता है कि इनको न्यूज़ मिलता है कि राइट्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, लोगों के बीच में दंगा फसाद शुरू हो गया है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो यहाँ पर ये लोग मीटिंग यहीं पे ख़त्म करके चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ नाथू अपने आप को कोसता रहता है, अपने आप को ब्लेम करता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, और वो एकदम डरा हुआ सहमा हुआ कभी घर के अंदर जाता है तो कभी घर के बाहर आता है। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त कैसा सिचुएशन रहा होगा। मुस्लिम ग्रुप मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लग गए, तो उसके रिप्लाई में हिंदू हर हर महादेव कहने लग गए। तो ये सब चीज़ें कई दिनों तक चलता रहा, लोग अपने हाथों में लाठी तलवार लेकर घूमते रहे। लाला लक्ष्मी नारायण भी अपने फैमिली के सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि जिस एरिया में वो रहता था वो पूरा मुस्लिम एरिया था। फिर लक्ष्मी नारायण अपने फ्रेंड के हेल्प से उस एरिया से निकलने में सक्सेसफुल होता है, और जो फ्रेंड रहता है वो एक मुस्लिम रहता है जिसका नाम होता है शाहनवाज। शाहनवाज जब अपने हिंदू फ्रेंड की फैमिली को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है तो उसमें पता चलता है कि जो उसकी फ्रेंड की वाइफ है वो अपने ज्वेलरी बॉक्स को उसी पुराने घर में छोड़कर आ जाती है। तो शाहनवाज उनको एश्योरेंस दिलाता है कि वो टेंशन ना ले, वो ज्वेलरी बॉक्स वहाँ से लेकर आएगा। तो शाहनवाज जब उस घर वापस पहुँचता है, उस एरिया में जब वापस पहुँचता है, तो कुछ मुस्लिम लोग मिलकर उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसको ताने देते हैं कि तुम एक मुस्लिम होकर काफिरों की हेल्प कर रहे हो, ये हिंदू लोगों ने हमारे कितने लोगों को मारा है फिर भी तुम उनकी हेल्प कर रहे हो। उस वक्त तो शाहनवाज ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो ज्वेलरी बॉक्स लेने ऊपर जाता है तो विंडो से देखता है एक मुस्लिम फैमिली में डेथ हुआ रहता है। ये सारे सीन देख के उसे कुछ अजीब सा फील होता है, कहीं ना कहीं वो ये समझता है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है हिंदुओं के वजह से हो रहा है। तो उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है और वो गुस्से में आकर उस घर के सर्वेंट को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और उनकी हड्डी टूट जाती है। तो ये टेंशन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं था, सिख और मुस्लिम के बीच में था। एक कपल को दिखाते हैं, पंजाबी कपल जिनका नाम होता है हरमन सिंह और बंतो। अब राइट्स जो है एक शहर से दूसरे शहर फैलता जा रहा है, सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। फिर सैयदपुर के सारे सिख एक गुरुद्वारा में इकट्ठा होते हैं, अपने सिक्योरिटी के बारे में प्लान करते हैं कि मुस्लिमों से कैसे फाइट किया जाए, इसके बारे में प्लान करने लगते हैं। और ये जो हरमन सिंह और बंतो अपने जगह से भागकर दूसरी जगह आते हैं, तो ये लोग एक मुस्लिम के ही घर चले जाते हैं। उस घर में एक औरत रहती है राजो, वो उनकी हेल्प करती है, उनकी वो पूरी स्टोरी सुनती है कि कैसे उनके शॉप को तोड़ दिया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। तो वो बोलती है आप लोग तब तक यहाँ पे रह सकते हैं जब तक इस घर के आदमी लोग ना आ जाए, तो आप लोग जल्दी रेस्ट करो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर वो लोग आ गए तो आप लोग को 100% मार देंगे। राजू बहुत ही काइंड और ब्रेव वुमेन रहती है, वो अपने हस्बैंड और बेटे से इन दोनों कपल को बचाती है और रात को उन दोनों को उस घर से निकाल कर सेफली गाँव के बाहर ले जाती है और फिर उनको बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और साथ ही साथ उनको गन देती है और कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज देती है उनके सिक्योरिटी के लिए। तो फ्रेंड्स तमस पर एक मूवी भी बन चुकी है और इस मूवी में जो हरमन सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं वो खुद भीष्म सहानी है।
तो आगे के सीन में दिखाते हैं कि रमजान नाम का एक लड़का है और उसके साथ 20 फ्रेंड्स हैं उसके, जो एक एरिया को लूट कर आते हैं। वो एरिया का नाम होता है ढोक इलाही बख्श और मुरीदपुर। तो ढोक इलाही बख्श उसी का एरिया है हरमन सिंह का, जहाँ पे हरमन सिंह का शॉप था। तो ये पूरे हरमन सिंह के शॉप को लूट कर आ रहे थे। तो ये लोग एक यंग सिख बॉय को ऑब्जर्व करते हैं कि वो भाग रहा है, तो उसको ये लोग पकड़ते हैं। तो ये लड़का कोई और नहीं, हरमन सिंह का बेटा रहता है। तो ये रमज़ान और उसके पूरे ग्रुप उसको पकड़ते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तब तक पत्थर मारेंगे जब तक तुम मर नहीं जाओगे। तो इस लड़के का नाम होता है इकबाल सिंह। तो पहले वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे बहुत मारते हैं, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है, वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। लेकिन इसका इस्लाम को एक्सेप्ट करना इसके प्रॉब्लम का एंड नहीं था। इसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इसके बाल को पूरे काट देते हैं, इसके बियर्ड को मुस्लिम का शेप देते हैं, मतलब उसके दाढ़ी को मुस्लिम कट देते हैं, और साथ ही साथ उसे फोर्स करते हैं कलमा पढ़ने के लिए, और उसे एक नया नाम देते हैं इकबाल अहमद। तो ऐसे हर जगह की सिचुएशन खराब होते जा रही है। तो फाइनली गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करते हैं और साथ ही साथ राइट विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे नॉवेल की स्टोरी को मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करूंगी मैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।